नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर एग्रीकल्चर फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और रोज की भांति आज फिर हम आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं नई क्लास के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए थे टेस्ट पेपर में, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस का मैं आंसर देना पहले पसंद करूँगा। कल मैं आपको आंसर नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज उन क्वेश्चनों को मैंने लिख लिया है और सभी के आंसर मैंने आपको लिखवाने का थोड़ा सा सोचा ही मैं आज आपको आंसर लिखवा दूँ ताकि आप उन क्वेश्चनों को याद भी कर लें। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ICMR स्थित है। ठीक है, सेकंड जो टेस्ट उसकी आंसर की है। पहला क्वेश्चन था ICMR स्थित है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अभी कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है उसमें ICMR का बहुत जिक्र आ रहा है। अखबार में आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसके अंदर भी ICMR का जिक्र खूब हो रहा है कि ICMR से परमिशन लेनी पड़ेगी दवा को आगे पब्लिकली लॉन्च करने के लिए, पब्लिकली सप्लाई करने के लिए। तो ICMR आपको बता ही चुका हूं मैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च, है ना। तो ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल कहां पे स्थित है? तो ये बच्चों ICMR ICAR के अंदर ही स्थित है। आपको मैं शायद पहली या दूसरी कक्षा में इसके बारे में बता चुका हूं कि ICMR का जो कैंपस है, ICMR की जो बिल्डिंग है वो कहां पे स्थित है? जहां पे ICR स्थित है। तो ICR कहां स्थित है? नहीं। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन आंसर को मैच करवाते रहना साथ के साथ, कितने सही है कितने गलत है। ठीक। देन सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, NDRI स्थित है। NDRI स्थित है। पहले का आंसर है नई दिल्ली। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, दूसरा क्वेश्चन था NDRI। इसका पूरा नाम आपको बताया चुका है पहले हम, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है बच्चों? ये है करनाल, हरियाणा में। कहां पे है? करनाल, हरियाणा के अंदर स्थित है ये। करनाल जो कि हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे ये NDRI स्थित है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? करनाल, हरियाणा। ठीक है ना, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? करनाल, हरियाणा। और NDRI मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि NDRI एक रिसर्च इंस्टीट्यूट तो है ही है, साथ के साथ ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, स्वतंत्र विश्वविद्यालय हैं 4, जिसमें NDRI का भी नाम आता है। और 2017 की कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे NDRI, सेकंड रैंक पे IARI था। 2017 की जो विश्वविद्यालय रैंकिंग हर साल निकलती है वैसे, लेकिन 17 की रैंकिंग में NDRI फर्स्ट रैंक पे था, कि जो NDRI रिसर्च इंस्टीट्यूट है फर्स्ट रैंक पे, उसके बाद IRI को दिया था सेकंड दर्जा। अभी तो IRI टॉप चल रहा है, ठीक है। तो NDRI एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, स्वतंत्र विश्वविद्यालय भी है, इसके साथ साथ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। तो NDRI कहां पे स्थित है? करनाल, हरियाणा में। देन सेकंड, काजरी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? काजरी
स्थित है। काजरी स्थित है। तो काजरी कहाँ है? इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सी यानी सेंट्रल, ए यानी एरिड, जे यानी जोन, आर यानी रिसर्च और आई यानी इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है बच्चों? ये अपने जोधपुर राजस्थान में स्थित है। कहां पे है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो इसका तीसरे का आंसर क्या हुआ? जोधपुर राजस्थान। क्या आंसर हो बच्चों तीसरे का? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीएआर की स्थापना हुई। जो आईसीएआर है इसकी स्थापना हुई, तो बच्चों आपको भी पता है कि आईसीएआर अपन दिवस भी मनाते हैं ना, और सन का मैंने आपको पहले लिखवा ही दिया था। तो उसी के हिसाब से जो आपका आईसीएआर का एस्टेब्लिशमेंट है, आईसीएआर की स्थापना है, वो कब हुई थी बच्चों? आईसीएआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को। देखो डेट आप पूरी याद रखो। कभी कभी क्या होता है, इसमें दो क्वेश्चन आपको याद हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्थापना का सन, कई क्वेश्चनों में केवल सन ही पूछता है, लेकिन कई क्वेश्चनों में दिवस पूछ लिया जाता है कि आईसीएआर दिवस कब मनाया जाता है। आईसीएआर दिवस या आईसीएआर डे, आईसीएआर डे कब मनाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं, आईसीएआर डे कब मनाया जाता है। तो उसमें आपको क्या आएगा कि जिस दिन स्थापना है उसी दिन इसका हम आईसीएआर दिवस मनाएंगे। तो कब मनाएंगे आईसीएआर दिवस? 16 जुलाई को। कब मनाएंगे? 16 जुलाई। ठीक है ना, तो दोनों क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए। तो आपको आंसर पूरे याद रखना है 16 जुलाई 1929। केवल ये 1929 याद नहीं रखना, क्वेश्चन का पूरा आंसर याद रखना है 16 जुलाई 1929। तो आईसीएआर की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 16 जुलाई 1929 को। सॉरी ब्रैकेट में नहीं आएगा ये, 16 जुलाई 1929। ठीक है ना, ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो, ये सारे प्रश्न आपको लिखवा चुका पहले मैं। आप चाहो तो मैं आपको ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन लिखवा सकता हूं, लेकिन आपके पास लिमिट के ही क्वेश्चन पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको मैं पूरा मैटर पढ़ाता हूं, सब चीजें समझाता हूं, तो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, अधिकतर क्वेश्चन उससे कवर अप हो रहे हैं। तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, नेशनल क्लीन मिशन, या हिंदी में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, इसकी बच्चों शुरुआत हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बड़ा मैटर चला था उस समय की स्वच्छता के ऊपर। बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने फंड भी दिया है और बहुत ज्यादा इसका अभी फोकस है। और स्वच्छता का क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि अभी कोरोना महामारी में थूकने के ऊपर बाइंडेशन लगा दिया है कि पब्लिक प्लेस पे आप थूक नहीं सकते। अगर आपको थूकता हुआ पाया गया तो आप पे जुर्माना लग सकता है। जिस प्रकार बिना मास्क के आप नहीं जा सकते मार्केट में, बिना मास्क जाएंगे तो आप पे जुर्माना लग सकता है 200 रुपए चार्जेस। वैसे ही अगर आपको थूकता हुआ कहीं पकड़ लिया गया तो आप पे जुर्माना भी लग सकता है, और अगर ज्यादा संगीन मैटर हुआ तो आप पे केस भी दर्ज हो सकता है। इसलिए उस स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन पुटअप किया है आपसे कि आपको स्वच्छता के बारे में पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सन 2014 में। और क्वेश्चन खूब आया हुआ क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के, सॉरी इसका आंसर लिख लो आप, 5वां क्वेश्चन का आंसर,
राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत कब हुई? 2014 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है, राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, तो राजस्थान के कृषि मंत्री कौन? एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री कौन है बच्चों? राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया ये राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, कृषि मंत्री हैं राजस्थान के। तो एग्रीकल्चर से संबंधित आपको बेसिक पॉलिटिक्स भी याद होनी चाहिए। और इनसे पहले कौन थे? कृषि मंत्री। अभी वर्तमान में तो ये हैं, वर्तमान में, है ना, इसको ऐसे लिख लो, कृषि मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान में तो ये हैं। और इनसे पहले कौन थे? पहले कौन थे? प्रभुलाल सैनी। इनसे पहले कौन थे? प्रभुलाल सैनी। लेकिन अब ये बीजेपी गवर्नमेंट में थे प्रभुलाल सैनी जी, अब कांग्रेस गवर्नमेंट चल रही है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट में लालचंद कटारिया है। और प्रभुलाल सैनी जी ने ही मुझे सिल्वर मेडल से सम्मानित किया है। इसीलिए इस प्रभुलाल सैनी जी 2018 में, सन 2018 फरवरी 24 फरवरी को सन 2018 में राजस्थान के कृषि मंत्री उस समय प्रभुलाल सैनी जी थे, तो उन्होंने मुझे एमएससी लेवल पे पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक आने पर सिल्वर मेडल से सम्मानित किया है। इसीलिए कोचिंग के जो ऊपर नाम दिख रहा है ना आपको, ये कृषि मंत्री द्वारा सम्मानित, इसलिए लिखा गया है कि कृषि मंत्री द्वारा अवॉर्डेड है सिल्वर मेडल के साथ। ये नाम इसलिए लिखा गया है। लेकिन उस समय प्रभुलाल सैनी जी थे, अभी वर्तमान में कौन है? लालचंद कटारिया जी। तो ये एक रहस्य था जो आपको मैंने क्लियर कर दिया है आज, कि उस समय अवार्ड जो दिया था वो प्रभुलाल सैनी जी ने दिया था, इसलिए लिखा हुआ है। आपको भी मिल सकता है। इनका बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, जब इंटरव्यू में जाते हैं ना आप लोग, तो वहां मेडल्स का बहुत रोल रहता है। एक स्पेशल क्लास में लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा आपकी 10वीं की परसेंटेज, 12वीं की परसेंटेज, बीएससी की परसेंटेज, मेडल्स, सर्टिफिकेट आपके एग्रीकल्चर जीवन में, या आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से गवर्नमेंट लाइफ में जाना चाह रहे हैं तो वहां कितना रोल प्ले कर रहा है, कितना यूज आ रहा है। तो ये सारी चीजें के लिए एक स्पेशल क्लास में ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। अभी फिलहाल तो हम जो क्लास हमारी सब्जेक्टिव क्लास लग जाए वही बहुत है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या है? लालचंद कटारिया। लालचंद कटारिया जी हमारे क्या है? अभी कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की फसल सघनता है, भारत की फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। भारत की फसल सघनता कितनी है बच्चों? भारत की क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, भारत की फसल सघनता। तो बच्चों भारत की जो फसल सघनता है वो 143 है। कितनी है? 143। देखो 143 कई बुकों में है, ठीक है, और कई बुकों में 142 भी है। कई बुकों में 143 है, कई बुकों में 142 भी है। तो आपको याद क्या करना है? आपको अभी तो फिलहाल 142 याद करना है, ठीक है ना। अभी आपको ध्यान में क्या रखना है? 142 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आया? 142। भारत की फसल सघनता कितनी है? 142। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। तो बच्चों भारत की जो रेनफॉल जो है, एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा जो है कितनी है? आपको लिखवा चुका मैं, 119 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में पूछे तो 1190 mm। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज बताऊं आपको मैं, कभी कभी 1100 की जगह 1200 आ जाता है,
1200 mm। और कभी कभी 119 की जगह 120 भी आ सकता है सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ये डिपेंड किस पे करता है, ऑप्शन पे, विकल्प पे। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, अभी समझो इसको। मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट, पहला ऑप्शन है 114, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 121, ठीक है, यह है। अब प्रश्न है भारत की फसल सघनता कितनी है, भारत की क्रॉप इंटेंसिटी कितनी है। तो आपको लिखा गया है 119 सेंटीमीटर। कितने लिखा गया है, 119 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ा भी यही है और वास्तव में है भी यही, आंसर है भी यही। लेकिन यहां पे लास्ट में क्या है, इनमें से कोई नहीं भी है, लास्ट में इनमें से कोई नहीं भी। अगर इनमें से कोई नहीं लास्ट में आए तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि 114 भी कम है, 110 भी कम है, 120 इससे ज्यादा है, 120 इससे ज्यादा है। तो इनमें से कोई नहीं हम कर नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। मतलब हमको चिन्ह तो लगाना जरूरी है, आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए 119 के नजदीक कौन सा है, 119 के नजदीक 120 है, 120 है ना 119 के नजदीक। मान लीजिए अगर 118 आ जाता, 118 आ जाता तो क्या हम 118 करते क्या, नजदीक तो 118 भी है, 119 भी, 120 भी है भाई। 119 के नजदीक 118 भी है, 120 भी है। अब क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बढ़ता हुआ ही करना है, घटता हुआ नहीं करना। ऐसी सिचुएशन में आपको बढ़ता हुआ ही करना है, घटता हुआ बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर 120 ही निकलेगा। अगर यहाँ पे 120 की जगह अगर 119 आ जाए, मान लीजिए अगर 119 आ जाए तो फिर हम 119 सही करेंगे। क्या करेंगे, 119 सही करेंगे। और मान लीजिए यहां 119 की जगह इनमें से कोई नहीं आ जाए, इनमें से कोई नहीं, तो फिर क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर हमें क्या देना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 119 सेंटीमीटर या 1190 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 119 सेंटीमीटर या 1190 मिलीमीटर। तो बच्चों ये आंसर आपको लिखवा चुका हूं, पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ा रहा हूं, आपको आंसर सबके मैंने पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, केवीके की स्थापना किस कमेटी के आधार पर की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बच्चों, अभी कृषि विभाग में पहले से बहुत काफी टाइम से चला आ रहा है कि जो केवीके हैं, केवीके आपको हर ब्लॉक में मिलेंगे, अर्थात लगभग हर तहसील में ब्लॉक में मिल जाएंगे। वैसे जिले स्तर पर तो है केवीके जो है ये बच्चों, जिला स्तर पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिला स्तर पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रत्येक जिले में एक केवीके है, प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। लेकिन कई जिले बड़े जिले हैं, विकसित जिले हैं, जहां पे एक से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी आपको मिलेंगे। तो कृषि विज्ञान केंद्र ये एग्रीकल्चर का ही टॉपिक है, एग्रीकल्चर का ही चैप्टर है, ठीक है। शॉर्ट में इसको केवीके बोलते हैं। तो केवीके की स्थापना जो हुई है वो किस कमेटी के आधार पर हुई है, तो उसका नाम है मोहन सिंह मेहता। बच्चों कौन सी कमेटी है, मोहन सिंह मेहता कमेटी के आधार पर केवीके की स्थापना हुई है। किसके आधार पर, मोहन सिंह मेहता कमेटी के आधार पर इसकी स्थापना हुई, किसकी, केवीके। अब इसको याद कैसे करना है, तो आप इसको नॉर्मली तरीके से याद रखो, केवीके की स्थापना मोहन सिंह मेहता कमेटी के आधार पर हुई है, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको सिलेबस पूरा होने के बाद समझाएंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है बहुत सारी, लेकिन वो सिलेबस एक बार कवर अप हो जाए फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। अभी तो आप पूरा नाम याद रखो, ठीक है। तो केवीके की स्थापना किसके आधार पर हुई, कौन सी कमेटी के आधार पर,
मोहन सिंह मेहता एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के आधार पर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी कि लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएं, सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाए। क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये संबंधित लोकल क्षेत्र, जैसे हमारा दौसा जिला है तो दौसा जिले में लवाण जो क्षेत्र है, लवाण बाईपास पे ही कृषि विज्ञान केंद्र ऑफिस बना हुआ है। करौली जिला है तो करौली जिले में भी कृषि विज्ञान केंद्र है। और जिला अलवर, अलवर जिले में बानसूर में है केवीके, बानसूर जो है बानसूर में केवीके है, उसके जो केवीके के जो डायरेक्टर हैं, जो केवीके है उसके डायरेक्टर भी हमारे जानकार हैं, हमारे गुरुजी हैं वो, ठीक है। तो उनसे भी काफी अच्छा टर्म्स है हमारा, बीएस राठौर, डॉक्टर बीएस राठौर है ना, तो वहां के केवीके के हेड हैं वो भी। तो हर जिले में है, हर जिले में स्थित है। कई जिलों में एआरएस भी है, कई जिले हैं वहां पे एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन भी है। कई जिले जैसे जयपुर जिला है, जयपुर में भी एग्रीकल्चरल रिसर्च स्टेशन है जिसको रारी नाम दे दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जिला अलवर, अलवर जिले में जो एआरएस है तो उस एआरएस नौगांव, अलवर जिले में नौगांव एक जगह है, उस नौगांव में एआरएस है और उसी ही एआरएस के ऊपर जो एआरएस है ना, उस एआरएस का कैंपस में ही गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज खुली हुई है अलवर जिले में। तो अलवर जिले में जो नौगांव में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, वो उस एआरएस कैंपस के अंदर ही है, क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो टीचिंग का काम भी करवा सकते हैं, तो इजी गोइंग वो वहां की क्लास ले लेते हैं। तो एआरएस के बारे में आपको आगे बताएंगे, अभी तो आप इतने जानकारी रखो कि केवीके की स्थापना किसके तहत हुई है, मोहन सिंह मेहता कमेटी के आधार पर हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हुआ, मोहन सिंह मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी, मोहन सिंह मेहता कमेटी की आधार पर इसकी स्थापना हुई है। तो बच्चों इनके आप आंसर लिख लो, ठीक है। उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें देखो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको लिखवा चुका हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिकतम क्वेश्चन में लिखवा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन नए हैं, कई प्रश्न नए हैं, तो वो प्रश्न इसलिए मैंने दिए हैं कि आपकी तर्क शक्ति कितनी है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, एडवांस हो, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। आप एडवांस नहीं हो तो आप नहीं दे पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको आंसर बता दिए। लेकिन अब आपको इन क्वेश्चन के आंसर याद होने चाहिए। 15 क्वेश्चन तो पहले के, 30 क्वेश्चन ये, क्वेश्चन 45 हो गए हैं। और मैं आपको लगभग अब 2-3 दिनों में क्वेश्चन लिखवाता रहूंगा आपको मैं, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके पास बहुत बेटर स्टडी मटेरियल पहुंचेगा। देखो बच्चों, मैं तो मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा। कई कोचिंग वालों की मैंने वीडियो देखी है जो कि केवल क्रॉप्स पढ़ा रहे हैं, केवल फसलें पढ़ा रहे हैं। मैं चाहूं तो मैं खुद भी फसलें पढ़ा सकता हूं, और फसलों का इतना लंबा चैप्टर है, फसलों के ऊपर अलग से बुक है, जो फसल है उनके ऊपर अलग से कई बुक्स हैं। मैं चाहूं तो आपको उन फसलों के अंदर 4 महीने खराब कर सकता हूं आपके, केवल फसल के अंदर। चिद्दा सिंह की बुक आती है इंग्लिश में, तो उस बुक से भी बेटर एक आईसीआर पब्लिकेशन की बुक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बहुत अच्छी बुक है वो, मेरी पढ़ी हुई बुक है। तो अगर मैं आपको उस बुक के हिसाब से पढ़ाऊं तो बहुत ज्यादा आपके लिए मैटर मिल जाएगा। और एक एक फसल आपके 40-40 पन्नों के अंदर है, एक एक फसल, एक क्रॉप 40 पेज से अधिक पन्नों के अंदर है, और इतनी मोटी बुक है जिसके अंदर मात्र 8 या 9 फसलें हैं, इतनी मोटी बुक में। तो मैं चाहूं तो फसलें पढ़ा सकता हूं, और फसलों में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, फसल में आपको मजा भी आएगा। लेकिन सारे ही क्वेश्चन फसलों के थोड़ी आएंगे, फसल के सारे क्वेश्चन आएंगे तो फिर और अदर मैटर वो कहां से कवर होगा। इसलिए सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं हम आपको, और शुरू से चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपके पास में अगर इंग्लिश में सिलेबस होगा तो आप चिन्ह लगा के जाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ा रहे हैं। सिलेबस आप मैच कराते जाइए साथ के साथ, सिलेबस पे आप चिन्ह लगाते जाइए साथ के साथ, कितना सिलेबस हो गया।
और आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फादर ऑफ टीलेज, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फादर ऑफ टीलेज। तो बच्चों टीलेज का फादर किसे कहा गया है? जेन्थ्रो टुल को। किसे कहा गया है बच्चों? जेन्थ्रो टुल। इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फादर ऑफ टीलेज किसे कहा गया है? जेन्थ्रो टुल को। ठीक है, या टीलेज को बोलते हैं भूपरिष्करण। जो टीलेज शब्द है, कई बच्चों को समझ भी नहीं आया, तो टीलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भू परिष्करण। क्या बोलते हैं टीलेज को हिंदी में? भू परिष्करण। तो हिंदी में समझो भू परिष्करण के पितामह किसे कहा गया है? तो भू परिष्करण के पितामह जेन्थ्रो टुल को कहा गया है। लेकिन आप इस भू परिष्करण की जगह टीलेज याद रखो। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखनी है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मैक्सिमम आप इंग्लिश कवर करो। तो भू परिष्करण को क्या बोलते हैं? टीलेज बोलते हैं। तो आप दोबारा कंफ्यूज मत होना, टीलेज मतलब भू परिष्करण ही होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? ये प्रश्न में आपको मैं लिखवा चुका हूं। अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? तो देखो पंचवर्षीय जो योजना है, ये पंचवर्षीय योजना का सबसे बेस्ट मैंने ट्रिक दिया था आपको कि सन 2012 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 12वीं। कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी बच्चों? 12वीं। सन 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। चूंकि पंचवर्षीय योजना, नाम क्या है? पंचवर्षीय। पंचवर्षीय, पंच यानी 5, वर्षीय यानी वर्ष, अर्थात ऐसी योजना जो कब तक चले? 5 वर्षों तक चले। ऐसी योजना जो कि 5 वर्षों तक चले, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे पंचवर्षीय योजना कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पंचवर्षीय योजना कहेंगे। तो पंचवर्षीय योजना का जो 12वां चरण था, कौन सा चरण? 12वां चरण, वो कब शुरू हुआ था? 2012 में। कब शुरू हुआ था बच्चों? 2012 में। ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि 2012 में 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो 12 और 5 कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं बच्चों? 17। ठीक है, तो 2012 से लेकर आप गिन लीजिए, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो 2017 तक, 2012 से 2017 तक ये एंडिंग हो गया। उसके बाद 2017 से 2022 तक कौन सी योजना चल रही है बताओ? यहां 2012 से स्टार्ट हुई थी 12वीं। कौन सी स्टार्ट हुई थी? 12वीं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना एंडिंग हो गई 17वीं। अब सन चल रही है 2020। कौन चल रही है अभी वर्तमान में? 2020। तो 2020 जो सन है वो किसके तहत आएगी? क्योंकि 12वीं तो हो गई है कंप्लीट। तो 12 के बाद क्या आता है बच्चों? 13। 12 के बाद क्या आता है? 13। तो अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है? 13वीं चल रही है, क्योंकि 13 पंचवर्षीय जो योजना है उसकी शुरुआत 2017 से हो चुकी है। 13वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 2017 से हो चुकी है। तो वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? 13वीं। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको याद भी नहीं रहे तो डरना नहीं है कि 2012 में 12वीं चली थी, 2012 में 12वीं चली थी। और पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष तक चलती है, तो 12 5 17, 17 में खत्म हो गई। उसके बाद दूसरी योजना चलेगी, 17 से चलेगी, वो 17 से 22। तो कौन सी चली? वो 17 से 22 वाली 13वीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 13वीं पंचवर्षीय योजना। ये सारे प्रश्न देखो, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका पहले। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ? शायद लगभग दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा दिया होगा आपको मैंने ये पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो कौन सी वर्षीय योजना चल रही है अभी? 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया। तो बच्चों इंटरनेशनल
पोटैटो ईयर। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, पी यानी पोटैटो और ईयर यानी वर्ष। पोटैटो यानी आलू और ईयर यानी वर्ष। तो अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष, अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष या इंटरनेशनल पोटैटो ईयर कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था बच्चों सन 2008 में। कब किया गया था? 2008 में, ठीक है ना। तो इसकी याद हो जाएगा आराम से। ऐसे ही तो आलू और ऐसे ही 8, आलू में भी ए आ रहा है और 8 में भी ए आ रहा है। तो अर्थात अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष कब घोषित किया गया था? सन 2008 में, है ना। 8 में भी ए आ रहा है, 8 में भी ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? 8, तो ए क्लियर। अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष 2008 में घोषित किया गया था। इसका आएगा क्वेश्चन नंबर। अगर आपको बिना ट्रिक्स क्वेश्चन याद होते हैं तो देखो बच्चों याद करो, ट्रिक के ऊपर मत जाओ। ट्रिक के ऊपर केवल आपको ट्रिक याद रह जाएगी, लेकिन बीच का मैटर भूल जाओगे आप। अगर आपको लंबा क्वेश्चन याद रहता है तो लंबा क्वेश्चन याद करो। अभी आपके पास समय है, ये जो टाइम है ये आपका टाइम अधिक से अधिक चीजें पढ़ने का है। ट्रिक्स जब काम में आती है जब एक ही चीज की बहुत सारे चीज, एक सेम चीज की बहुत सारा मैटर हो। ये बहुत ज्यादा हमारे पास स्टडी मटेरियल है, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे आपसे कहा जाए आप गणित पढ़ो, तो गणित में आपको ट्रिक चाहिए, क्योंकि हम याद कर नहीं सकते, गणित में हमने पढ़ी ही नहीं है। इसलिए उन सब्जेक्टों में आपको ट्रिक चाहिए। ये तो आपका मेजर सब्जेक्ट है, ये तो एग्रीकल्चर आपका मेन सब्जेक्ट है। इसमें ट्रिक बना के क्या कर लोगे आप? इसमें तो आपको प्रॉपर साइंटिफिकली नाम याद होनी चाहिए, हर चीज का प्रॉपर फुल फॉर्म याद होना चाहिए। गेहूं का नाम ट्रिटिकम एस्टिवम तो पूरा याद होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म बना के क्या कर लोगे? शॉर्ट फॉर्म तो फिर अगर शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर रहे हो इसका मतलब आप एग्रीकल्चर कुछ आता ही नहीं है आपको। तो शॉर्ट फॉर्म उतनी बनाओ जितना आपको इम्पॉसिबल कोई वर्क लगे, और मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल नहीं है ये जो मैं लिखवा रहा हूं, वो असंभव नहीं है, उसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है अंतरराष्ट्रीय आलू वर्ष 2008। कब मनाया गया था बच्चों? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विश्व पर्यावरण दिवस। ये आपको मैं लिखवा चुका हूं और आपको शायद इसका पता भी होगा आंसर का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को, जो कि अब जून का महीना आएगा ना, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। विश्व पर्यावरण दिवस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। वर्ल्ड वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, गोल क्रांति सॉरी विश्व पर 13 हो गया, 14 क्वेश्चन है। हरित क्रांति के जनक है क्वेश्चन नंबर 14। हरित क्रांति के जनक है। तो बच्चों इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं कि केवल अगर हरित पूछा जाए, हरित क्रांति, तो इसका मतलब चर्चा हो रही है विश्व की। किसकी हो रही है? विश्व की। और आपसे पूछा जाए भारतीय हरित, तो चर्चा हो रही है भारत की। यहां बहुत बच्चों ने गलती की होगी और ये प्रश्न आ भी चुका है। और यहां तक ये प्रश्न आईसीआर में आता है, ये प्रश्न आईसीआर में आता है, जेट में भी कभी कभी आ जाता है। तो हरित क्रांति जो शब्द है, इसकी जो जनक है, विश्व में इसके जनक अलग हैं और भारत में अलग है। लेकिन केवल हरित क्रांति आई, केवल हरित क्रांति के जनक हैं, तो आपको किससे लेना है? मतलब विश्व से, कि विश्व के बारे में पूछ रहा है। और अगर इसके आगे भारत लगा जाए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, तो मतलब भारत के बारे में पूछ रहा है। तो विश्व की हरित क्रांति के बारे में पूछे या केवल हरित क्रांति ही शब्द आए, हरित क्रांति के जनक हैं, तो आपको क्या लिखना है? नॉर्मन ई बोरलो।
क्या लिखना है बच्चों? नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या लिखना है? नॉर्मन ई बोरलॉग। केवल हरित क्रांति पूछा जाए, हरित क्रांति के जनक हैं तो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और अगर भारत लगा है आगे, आगे भारत लगा हुआ हो तो क्या लिखना है? डॉक्टर या स्वामी, डॉक्टर एम एस, है ना, जो अपने हैं स्वामीनाथन, है ना, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ये भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं, इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं, और ये ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं। ग्रीन यानी हरा, तो ग्रीन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन यानी क्रांति। तो हरित केवल पूछा जाए, हरित शब्द में आपको केवल नॉर्मन ई बोरलॉग लिखना है, और अगर भारतीय लगा जाए आगे पीछे तो आपको स्वामीनाथन लिखना है। तो ये तो होगी प्रश्न के अंदर आपको उत्तर ढूंढने की हैबिट कि आपको अगर प्रश्न के अंदर सही उत्तर को ढूंढना है तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे अगर केवल हरित आए तो नॉर्मली बोरलॉग, भारतीय लगा है तो एम एस स्वामीनाथन। और एक और ट्रिक, हम कैसे कंफर्म करेंगे सर ये बोरलॉग है ये स्वामीनाथन, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों स्वामी शब्द है ना, स्वामी, ये स्वामी भारत में ही लगता है, भारत में होता है ना, भारत में पतियों क्या बोलते हैं? स्वामी बोलते हैं ना। आपने रामायण वगैरह देखे होंगे, यार रामायण इसमें यूट्यूब पे खूब चल रही है, रामायण महाभारत, तो वहां पे जो स्वामी आता है तो ये स्वामी शब्द भारत में ही यूज होता है। कहां होता है? भारत में ही। इसलिए एम एस स्वामीनाथन किसका है? भारतीय हरित क्रांति का जनक। और नॉर्मन ई बोरलॉग ये विश्व हरित क्रांति का जनक है। अगर प्रश्न में इस प्रकार से आपको उत्तर क्लियर कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए प्रश्न में लिखा गया है हरित क्रांति का जनक, प्रश्न में क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं, प्रश्न में ये है। ऑब्जेक्टिव पहला वही डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी ईजे बटलर। अब क्या करोगे बताओ? प्रश्न पूछ रहा है हरित क्रांति के जनक हैं। प्रश्न समझ गए हम कि यहां बात विश्व की हो रही है, अर्थात ये विश्व हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखिए, विश्व हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर नॉर्मन ई बोरलॉग आना चाहिए, नॉर्मन ई बोरलॉग आना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ अलग ही है। ऑब्जेक्टिव में पहले है एम एस स्वामीनाथन, दूसरा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरा दोनों और चौथा ईजे बटलर। तो देखो बच्चों, ईजे बटलर इसका संबंध पैथोलॉजी से है, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, दोनों हो ही नहीं सकते। वर्गीस कुरियन का संबंध दूध क्रांति से है, कौन सी से है? दूध क्रांति से, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब तीन ऑप्शन कट गए। डी इसका संबंध पादप रोग विज्ञान से है, सी कि दोनों जनक हो ही नहीं सकते, बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका संबंध दूध क्रांति से। अब बचा एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। तो ऐसी स्थिति में आपको एम एस स्वामीनाथन ही करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस परिस्थिति में आपको एम एस स्वामीनाथन ही करना है, क्योंकि यहां नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम भी नहीं है। दूसरी बात, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं आए तो हम ऑटोमेटिक कर देंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बात विश्व की हो रही है। केवल हरित क्रांति शब्द दे दिया बस, तो हरित क्रांति बहुत, ये विश्व का, वर्ल्ड लेवल का मैटर आ गया। तो विश्व लेवल के मैटर में तो यहाँ नाम ही नहीं है उस बंदे का, नॉर्मली बोरलॉग का नाम ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम यहाँ डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही सही करेंगे, और आंसर की में ए आंसर को ही सही माना जाएगा। जी और ध्यान रखना, आंसर की में इस आंसर को ही सही माना जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि हम जो आंसर पढ़ते हैं वो आंसर नहीं मिलता, हम जो आंसर पढ़ते हैं वो आंसर नहीं मिलता, लेकिन उससे संबंधित आंसर मिल जाता है।
उसका छोटा रूप मिल जाता है, उसका छोटा रूप मिल जाता है। अब देखो इस हरित क्रांति का इस बटलर से कोई संबंध नहीं है, ना ही वर्गीस कुरियन से है, लेकिन एमएस स्वामीनाथन से इसका संबंध है। क्या संबंध है? कि भारतीय हरित क्रांति का जनक है ये। अब चूंकि यह हरित क्रांति है, अब प्रश्न एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए हरित क्रांति लिख दिया कि बच्चा इसको छोड़ता है कि करता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? एमएस स्वामीनाथन ही करना है। और अगर भारतीय लग जाए, अगर आगे भारतीय लग जाए तो फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर भारतीय लग गया तो ऑटोमेटिक एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, तो अगर केवल हरित आए इसका मतलब बात विश्व की हो रही है, और विश्व के लिए कौन सा नाम आएगा? नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत के लिए एमएस स्वामीनाथन। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम गलतियां होती हैं, अधिकतम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। सन 2011 में मैंने आईसीआर का पेपर दिया था, उस समय मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, उस समय मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। सन 2011 में मैंने आईसीआर का पेपर दिया, उसमें क्वेश्चन आए। उसके बाद सन 2014 में मैंने जेआरएफ का एग्जाम दिया, 2011 में आईसीआर का दिया था, ठीक है। 2014 में मैंने जेआरएफ का एग्जाम दिया, उस एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था कि हरित क्रांति के जनक हैं, और उसमें नॉर्मन ई बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन दोनों ऑप्शन थे कि नॉर्मन ई बोरलॉग है, एमएस स्वामीनाथन है। तो मैंने पढ़ लिया था, इसलिए मैंने 2011 में तो मेरे से गलती हो गई, लेकिन 2014 में मैंने इसको सही कर दिया। तो बच्चों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इन चीजों को समझो और प्रश्नों को सही करना सीखो कि केवल हरित क्रांति पूछा जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग मतलब विश्व की बात हो रही है, और भारतीय लग जाए तो भारतीय आते ही एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन इसलिए एमएस स्वामीनाथन यानी स्वामी शब्द भारत में ही लगता है, इसलिए स्वामीनाथन किसका है? भारतीय क्रांति का है, भारतीय हरित क्रांति का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपने शायद, मुझे पता है एमएस स्वामीनाथन लिखा है मैक्सिमम बच्चों ने, लेकिन जिन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग लिखा है उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। दिखने में सिंपल है, दिखने में बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ये बिल्कुल साधारण सा कि सर ये प्रश्न को पूछने वाला क्वेश्चन है क्या? इतना भी नहीं जानते क्या एग्जामिनर को तो कुछ भी नहीं आता, उसको तो आप बताओ कि वास्तविकता क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? हरित क्रांति का जनक क्वेश्चन नंबर 15, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं, और भारतीय हरित क्रांति के एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि शब्द किस भाषा का शब्द है? देखो बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कृषि, और ब्रैकेट में दिया था एग्रोनॉमी। ठीक है ना, क्योंकि मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा, इसलिए पेपर अगर इंग्लिश में नहीं आए तो वहां पे अगर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी वहां देना अनिवार्य होता है, ताकि बच्चा उसका मतलब समझ जाए। तो अब हम लोग आपको हिंदी में क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, तो डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको हिंदी के साथ साथ हम आपको इंग्लिश भी दे रहे हैं, ताकि आप प्रश्न का जो वास्तविक उत्तर है उसकी शुद्धता को जांच सके, उसका जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल क्वेश्चन का आप आंसर सही दे सके। तो प्रश्न पूछा है, पहले वाले एग्जाम में हमने पूछा था 15 जो क्वेश्चन थे उनमें कि कृषि शब्द किस भाषा का है, उस समय हमने लिखा था एग्रोनॉमी। अब की एग्जाम में पूछा है मैंने कि कृषि शब्द, ब्रैकेट में लिखा है कृषि, ब्रैकेट में क्या लिखा है? कृषि। अब देखो, अगर आप केवल और केवल अगर इस प्रश्न को आप हिंदी में पढ़ते, देखो बच्चों, आप केवल इस प्रश्न को अगर आप हिंदी में पढ़ते, केवल हिंदी में, देखो आप ये समझो कि प्रश्न ये है, प्रश्न ये है, तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर सेम है, देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम है। लेकिन अगर हम यहां इंग्लिश आपको दिखा दें, अब बताओ दोनों के आंसर सेम है कि नहीं है, तो अब यहां आप तुरंत इसको जस्टिफाई कर लेंगे कि सर अब इनके आंसर अलग अलग हैं।
अब इनके आंसर अलग अलग हैं। तो हिंदी में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, हिंदी में समानता पाई जाती है, बट इंग्लिश में उसको वास्तविक उत्तर आपको मिल जाता है। इसलिए मेरा फोकस मैक्सिमम इंग्लिश पे रहता है कि आप थोड़े इंग्लिश के टर्म्स भी सीखो, इंग्लिश के शब्द भी आप यूज में लो। तो एग्रोनॉमी शब्द अगर दिख जाए, एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रोनॉमी नहीं एग्रीकल्चर, वापिस आएंगे तो गलत लिख दिया ये, कृषि यानी एग्रीकल्चर, कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो यहां एग्रीकल्चर शब्द दिख जाए तो उसका मैंने आंसर आपको बता दिया था पुरानी क्लास में कि कृषि में अगर एग्रीकल्चर दिख जाए तो जहां कल्चर आ रहा है वहां लैटिन, तो ये शब्द तो लैटिन हो गया, ये शब्द तो लैटिन हो गया। बात इसकी है, अब एग्जाम में ये पूछा है मैंने कि कृषि शब्द अंग्रेजी में भी कृषि शब्द किस भाषा का है, तो जब हिंदी और इंग्लिश में कृषि आए तो आपको क्या समझना है कि कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से मिलकर बना है, मिलकर बना है। कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से मिलकर बना है। तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, अगर यहां हिंदी में भी कृषि है, इंग्लिश में भी कृषि है, तो उस स्थिति में मतलब इस प्रश्न का वास्तविक जो अर्थ है वो केवल कृषि ही है, तो वहां पे क्या आएगा संस्कृत। और हिंदी में कृषि, इंग्लिश में एग्रीकल्चर, तो वहां क्या आएगा लैटिन, वहां पे क्या आएगा लैटिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, कृषि शब्द किस भाषा का शब्द है, तो बच्चों कृषि शब्द चूंकि इंग्लिश में भी कृषि है इसलिए संस्कृत, इंग्लिश में संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत भाषा का है। कौन सी भाषा का है, कौन सी लैंग्वेज का है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये मैं क्लियर करवा चुका हूं। अगर एग्रीकल्चर पूछे तो लैटिन और कृषि पूछे तो आपको क्या करना है, संस्कृत करना है। तो अगर ऐसा प्रश्न भी आए तो आपको सीधा ही पेपर को इंग्लिश वाला पोर्शन देखना है। अगर कृषि शब्द आपसे पूछ लिया जाए ना तो आपको सीधा ही इंग्लिश वाला ऑप्शन देखना है, इंग्लिश वाला पेपर देखना है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश के देखते ही आप तुरंत आंसर लगा दोगे। इंग्लिश में अगर एग्रीकल्चर हुआ तो लैटिन कर दोगे बिना देखे, और इंग्लिश में भी कृषि हुआ तो आपको फिर संस्कृत करना पड़ेगा। और एक प्रश्न आया हुआ है पिछले एग्जाम में, सी जो सीरीज थी, पेपर की सीरीज सी सीरीज का पहला क्वेश्चन यही है, सीरीज सी का फर्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। ठीक है ना, मैं आपको देखो उससे संबंधित जैसे क्वेश्चन जो है उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस किस प्रकार की गलतियां होती है, तो वो मैं आपको पूरी क्लियर करवा रहा हूं और आप उसको पूरा याद करते जाएं, इसको समझ समझ के याद करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो लिखो आप, नरेगा की स्थापना कब हुई। तो बच्चों जो इसका नाम पहले इसको पूरा आप समझो, जो नरेगा की स्थापना कब हुई। ठीक, देखो हमने पूछा है एम नरेगा, मैंने क्या पूछा है एम नरेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है सन 2006। क्या आंसर इसका राइट, सन 2006। ठीक है, लेकिन इसकी जब स्थापना हुई थी सन 2006 में, इसकी जब स्थापना हुई थी उस समय नाम इसका केवल नरेगा था। आपने नाम सुना नरेगा का, नरेगा जिसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है ना, नरेगा में 100 दिन का रोजगार आपको 100% मिलेगा अगर नरेगा में आपने नाम लिखवा रखा है तो वहां पे जो नरेगा है इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2006 में। ठीक, यहां तक समझ में आ गया कि नरेगा की स्थापना कब हुई थी, सन 2006 में। अब देखिए इसके आगे जो ये एम शब्द लगा है, एम शब्द, एम का जो मतलब है वो मतलब है महात्मा गांधी या महात्मा। ठीक है ना, महात्मा गांधी, एम शब्द का मतलब क्या है, महात्मा गांधी।
तो इसीलिए ये जो शब्द लगा थे कब लगा था बच्चों? गांधी जयंती कब मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं ना। गांधी जयंती पर्व को कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। और इस दिन भी छुट्टी भी आती है गांधी जयंती की, है ना। तो 2 अक्टूबर को जब गांधी जयंती मनाई गई थी सन 2009 में। कब? सन 2009 में। तो सन 2009 में गांधी जयंती के दिन अर्थात 2 अक्टूबर के दिन इस नरेगा शब्द के आगे क्या लगाया गया था? एम लगाया गया था। कब लगाया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा शब्द के आगे क्या लगाया गया था? एम लगाया गया था। इसलिए अब इसका नाम क्या हो गया है? एम नरेगा हो गया है। क्या नाम हो गया इसका? एम नरेगा हो गया है। तो इसलिए आपसे मैंने पूछा एम नरेगा की स्थापना कब हुई, तो आपको आंसर यही देना है। आपको आंसर यही देना है, क्योंकि इसका जो नाम के आगे जो शब्द जुड़ा है महात्मा गांधी, वो 2009 में जुड़ा है। 2 अक्टूबर 2009 को ये नाम ऐड हुआ है। बाकी स्थापना तो इसकी पहले ही हो चुकी है, 2006 में हो चुकी है। जैसे हमने पढ़ा था IARI, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 को। कब हुई थी? 1905 को। लेकिन जब स्थापना हुई थी उस समय नाम क्या था इसका? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। पहले इसका नाम ये था ना, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूट का पहले नाम ये था। उसके बाद जोगेंद्र सिंह मेहता जो कमेटी है उसने इस इंपीरियल इंस्टीट्यूट का नाम क्या किया? इंडियन किया। क्या किया? इंडियन। जोगेंद्र सिंह मेहता कमेटी के आधार पर इसका नाम इंपीरियल से इंडियन किया गया, इसलिए ये नाम क्या बना? IARI। तो वही सेम है। तो इसका मतलब केवल हमने नाम चेंज किया है, नाम चेंज करने से स्थापना थोड़ी चेंज हो जाएगी, स्थापना तो वही रहेगी जो हुई है। इसलिए यहाँ पे हमने केवल इसके नाम में एक शब्द ऐड किया है। तो नाम में ऐड कब किया है? 2 अक्टूबर 2009 को ऐड किया है। 2 अक्टूबर को क्यों किया है? आपको अगर सन याद नहीं रहे कि सर 2 अक्टूबर हम कैसे याद रखें, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई गई थी और 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के दिन ही इसके आगे नरेगा के आगे एम जोड़ा था, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? अब एम नरेगा हो गया। स्थापना 2006 में हुई थी। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा है कि हाल में वर्तमान में अभी जस्ट इस कोरोना या लॉकडाउन के अंतर्गत कांग्रेस गवर्नमेंट ने नरेगा का जो काम है वो बढ़ा दिया। जो नरेगा का काम है वो बढ़ा दिया और उसका जो समय है वो 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटा कर दिया है। दूसरी बात, नरेगा में जो मजदूरों को जो दिहाड़ी मिलती है पर डे की, उस दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी की गई है। जो मजदूर होते हैं उनकी दिहाड़ी में और जो मैट होते हैं मैट की दिहाड़ी में भी डेली का जो उनको इनकम मिलता है उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसमें पैसा बढ़ाया गया है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इसलिए मैंने आपके इस क्वेश्चन को इसमें रखा है। तो एम नरेगा की स्थापना कब हुई थी बच्चों? नरेगा की स्थापना क्वेश्चन नंबर 17 कब हुई थी? 2006 में। कब हुई थी? सन 2006 में। ये 2 है बच्चों, 2006 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना जो 18 है, 18वां क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18, हाल में हुए लॉकडाउन का प्रथम चरण कब से कब तक चला? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप शायद मेरे हिसाब से आपने और हमने इसको जिया भी है, क्वेश्चन को खूब लंबा समय निकाला है हमने इस क्वेश्चन के कार्यकाल में, और अभी चल रहा है, अभी चौथा चरण चल रहा है। तो प्रश्न तो देखो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, जनरल क्वेश्चन भी तो पूछ लेते हैं। अब इस ये प्रश्न को छोटा मोटा प्रश्न तो है नहीं कि भाई इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इससे परेशान हो रहा है लॉकडाउन से, तो प्रश्न तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को बनाया गया है कि हाल में लॉकडाउन का प्रथम चरण कब से कब तक चला? तो प्रथम चरण जो चला था वो चला था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला चरण चला था इसका। मार्च से 14 अप्रैल तक, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद होना जरूरी है
कि कौन कौन से अभी बदलाव हो रहे हैं वर्तमान में, हाल ही हाल में, इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको चला के क्वेश्चन दिया है। जनरल नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। तो अभी अभी कौन सा अभी चला है, पहला जो चरण है वो 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक पहला चरण चला इसका। आप इनको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन का आंसर लिखवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन 19 है, विप्टिल रोग कौन सी फसल में लगता है? तो बच्चों विप्टिल रोग में लिखवा चुका हूं आपको। विप्टिल जो रोग है वो कौन सी फसल में लगता है? गोभी में लगता है। कौन सी गोभी में? विप्टिल रोग। देखिए ये गोभी का भी बहुत तगड़ा फंडा है कि जब गोभी का क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें कौन सी गोभी में लगेगा? फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, है ना, फूल गोभी में या पत्ता गोभी में। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको यहाँ आंसर बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए कि जब गोभियों की चर्चा की जाए और विप्टिल रोग आ जाए और ऑप्शन दे रखा हो, पहले ऑप्शन में आपका आ गया पत्ता गोभी, दूसरी में आ गया फूल गोभी, अब बताओ क्या करो, तीसरे में आ गया गांठ गोभी, अब बताओ क्या करोगे आप? तीनों ही गोभी हैं। आपने शॉर्ट ट्रिक बनाई, विप्टिल यानी गोभी, विप्टिल यानी गोभी। मान लीजिए कुछ लोग शॉर्ट इस तरीके से बनाते हैं कि विप्टिल यानी गोभी। अब बताओ विप्टिल यानी गोभी तो 3 गोभी आ गई, अब कौन सा इसका उत्तर करें? तो इसी स्थिति में आपको देखना है कि आपको पूरा आंसर याद होना चाहिए। तो विप्टिल जो डिजीज लगता है वो लगता है फूल गोभी। किसमें लगता है? फूल गोभी में, कॉलीफ्लावर में लगता है। विप्टिल डिजीज लगता है इसमें फूल गोभी में। किसमें लगता है? फूल गोभी में। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए चीज, छोटी छोटी चीजें। विप्टिल डिजीज किसमें लगता है? फूल गोभी में लगता है। नेक्स्ट, इसको उतार लीजिए आप सारे को एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम क्वेश्चन नंबर 20 दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में बदलाव होता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लिखेंगे। तो अगर ऊंचाई में वृद्धि होगी, अगर हाइट बढ़ेगी तो तापमान बताओ घटेगा कि बढ़ेगा? तापमान घटेगा, तापमान घटेगा। पहला तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि घटेगा या बढ़ेगा या स्थिर रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगर इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? घटेगा। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान घटता है। कितना घटता है? 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। अगर अपन 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। इसलिए एक, लेकिन लिमिट तक है, वो एक लिमिट तक कम होगा, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लिमिट तक ही कम होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आगे तक कम होता जाएगा। जो लेयर पाई जाती है वो सभी में ही नहीं घटता। जो नीचे की सबसे जो पहली लेयर है पृथ्वी की जो टचनी है, उसमें ही इसका जो तापमान है वो घटता है। बाकी की और लेयर में इसका तापमान बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर घटता है, बदलाव होता है, ऊंचाई इसमें रखा है ऊंचाई में वृद्धि के साथ। तो अगर पृथ्वी से हम ऊंचाई जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा। ठीक है ना। कितना घटेगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपके मोल चलेंगे ना तापमान, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, उसमें आपको पढ़ा दूंगा मैं। मंडल, शोक मंडल, समताप मंडल, बहिष मंडल, उसमें आपको हम पढ़ा देंगे। इसमें क्या होगा? तापमान घटेगा। कितना घटेगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना घटेगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 लिखो आप। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है? तो बच्चों एग्रीकल्चर SKRU की बात हो रही है यहाँ। SKRU कौन से जलवायु खंड में आता है? पहले तो आप ये देखो कि SKRU है कहाँ। SKRU बीकानेर में है।
ठीक है ना। कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जगह का नाम दे रखा है पहले क्वेश्चन में। तो बीकानेर जो जिला है कौन से संभाग में आता है? फर्स्ट सी। फर्स्ट सी में कौन कौन जिले आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू की कुछ तहसीलें। चूरू की कुछ तहसीलें, ठीक है ना। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू की कुछ तहसीलें किसमें आएंगे? आपके फर्स्ट सी में आएंगी। इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है ये। राजस्थान में सिंचाई के मुख्य स्रोत आपको बता चुका हूं मैं, कुएं एवं नलकूप। कुएं एवं नलकूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, छापी बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, तो बच्चों छापी बांध छापी नदी पे स्थित है। छापी बांध कौन सी नदी पे स्थित है? छापी नदी पे स्थित है। और छापी जो नदी है, छापी नदी कहाँ है? झालावाड़ में। कहां पे है? छापी नदी झालावाड़ में है। इसलिए इस छापी नदी के ऊपर जो बांध बनाया गया है उसका नाम क्या है? छापी बांध। छापी नदी पे जो बांध बनेगा उसका नाम क्या है? छापी बांध। छापी बांध है ना। प्रश्न पूछा है छापी बांध कहां स्थित है? चूंकि छापी बांध छापी नदी पे बना गया है और छापी नदी कहां है? झालावाड़ में, इसलिए कहां पे स्थित आएगा ये? झालावाड़ में। कहां पे आएगा? झालावाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सत्यानाशी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंने आपको नाम लिखवाए थे, उसी में से इसका नाम आपको लिख दिया होगा आपने। इसका आंसर आराम से आर्जिमोन मैक्सिकाना, है ना। आर्जिमोन मैक्सिकाना इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 देखिए आप। 25 क्वेश्चन क्या है? लैंटाना कैमरे का नियंत्रण किस कीट द्वारा किया जाता है? लैंटाना जो कैमरा है इस कीट का नियंत्रण तो आपको खरपतवार के जो जैविक नियंत्रण की विधि थी उसमें समझाया था कि लैंटाना कैमरे का नियंत्रण क्रोसोडिसीमा लैंटाना से किया जाएगा। क्रोसोडिसीमा लैंटाना। क्रोसो या डोल ऑफ द डिली क्रोसोडिसीमा, क्रोसोडिसीमा की बात है। क्रोसोडिसीमा लैंटाना, ठीक है। क्रोसोडिसीमा लैंटाना से किसका नियंत्रण किया जाता है? लैंटाना कैमरा नामक खरपतवार का। ये क्रोसोडिसीमा ये क्या है? कीट है। क्या है? क्रोसोडिसीमा कीट द्वारा। क्रोसोडिसीमा कीट द्वारा किसका नियंत्रण किया जाता है? लैंटाना कैमरा नामक खरपतवार का। तो इसमें लास्ट में लैंटाना भी लगा हुआ है। तो क्रोसोडिसीमा लैंटाना द्वारा लैंटाना कैमरा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन 26, 2,4-D का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसका तो आंसर लगभग सभी ने दे दिया होगा। 2,4-D का उपयोग करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए। इसके लिए चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, शुष्क क्षेत्रों में बीज दर रखी जाती है। बता ही दिया आपको मैंने, शुष्क क्षेत्रों में बीज दर रखते हैं 10 से 15% अधिक, है ना। और पौधों की संख्या रखते हैं 10 से 15% कम शुष्क क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 28,
शुष्क क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उपयोग में लेते हैं। तो बच्चों आपको बताया था शुष्क क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ या गोबर की खाद कितने काम में लेंगे, 10 टन प्रति हेक्टर 3 वर्षों में। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में एक बार। 3 वर्षों में एक बार हमें कार्बनिक खाद डालनी है 10 टन प्रति हेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29वां है कि देश के कुल खाद्यान्न का शुष्क क्षेत्रों से उत्पादन होता है। तो बच्चों देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है इसका एरिड क्षेत्रों से या शुष्क क्षेत्रों से कितना परसेंट आता है बच्चों, 44%। कितना परसेंट आता है, 44%। तो इसका आंसर क्या आएगा, 44%। उतार लीजिए इसको। 44% टोटल कुल खाद्यान्न उत्पादन का शुष्क क्षेत्रों की तरफ से जो योगदान है या उत्पादन होता है, कितना होता है, 44%, है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30, जो कि अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। किसी बच्चों को नहीं दिख रहा हो तो मैं अब दिख जाएगा। 44%। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा आधारित खेती है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है 55%, जो कि खेती है वो किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। 55% वर्षा पर आधारित है। खेती किस पर आधारित है, वर्षा पर आधारित है। तो बच्चों ये आंसर्स थे जो मैंने आपको लगवा दिए। ठीक है। और इसमें कई चीजें आपको मैंने समझाई हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल अब मैं आज तो क्लास में चैप्टर तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, आज का टाइम हो गया लगभग। तो कल मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा अगला, मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है। तो आप उसको स्वयं भी पढ़ना एक बार, और जो आपको मैंने आंसर लिखवाए इनको आप एक बार स्वयं याद करना ढंग से, जो क्वेश्चन नए हैं, और जिन क्वेश्चनों में मिस्टेक्स हुई है उन क्वेश्चनों को सुधारना, और आप अपना स्वयं का आकलन करना है कि आपको कितना आंसर आ रहा है, आपकी तैयारी कैसी है, आपको ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाएगा। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक आंसर को पूरा याद करें, ढंग से याद करें, लापरवाही ना बरतें। और हम लोग सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, और जैसे ही बायोलॉजी की क्लास की व्यवस्था होती है तो मैं आपको जरूर से जरूर बायोलॉजी क्लास अरेंज करवाऊंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और जिन बच्चों ने हमारी क्लास पहली बार जो बच्चे क्लास ले रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और इस क्लास को 12वीं के विद्यार्थी तक जरूर से जरूर पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन।